जयपुर की तंग गलियों में, जहां सूरज की किरणें भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, एक छोटा सा क्लिनिक था। बाहर एक पुराना साइन बोर्ड लटक रहा था, जिस पर लिखा था डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, आयुर्वेद विशेषज्ञ। गली के लोग उसे एक शांत, सौम्य डॉक्टर के रूप में जानते थे, जो गरीबों का मुफ्त इलाज करता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस सौम्य चेहरे के पीछे एक राक्षस छिपा था, जिसे दुनिया बाद में डॉक्टर डेथ के नाम से जानेगी। देवेंद्र शर्मा की जिंदगी कभी सामान्य थी। उसने जयपुर से आयुर्वेद में डिग्री ली थी और एक छोटी सी गैस एजेंसी भी चलाई थी। लेकिन 1990 के दशक में जब उसका बिजनेस घाटे में चला गया, उसने अपराध की राह पकड़ ली। पहले छोटी मोटी चोरियां, फिर किडनी तस्करी का रैकेट और फिर हत्याएं। 1998 में देवेंद्र ने एक ऐसे रास्ते पर कदम रखा जिसने उसे अपराध की दुनिया में एक कुख्यात नाम बना दिया। उसने एक गिरोह बनाया जो टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाता था। उनका तरीका सरल लेकिन क्रूर था। ड्राइवरों को फर्जी यात्रा के बहाने बुलाओ, उनकी हत्या करो, गाड़ियां कबाड़ के बाजार में बेच दो और शवों को उत्तर प्रदेश के कासगंज में हजारा नहर में फेंक दो, जहां मगरमच्छ सबूत मिटा देते थे। 2002 की एक ठंडी रात थी। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा था। रवि, एक टैक्सी ड्राइवर, अपनी पुरानी मारुति 800 में एक सवारी का इंतजार कर रहा था। रात के 11 बजे एक साधु के वेश में एक व्यक्ति ने उसकी गाड़ी रोकी। भैया, मुझे आगरा तक जाना है, रात भर का सफर है, लेकिन अच्छे पैसे दूंगा, उसने कहा। रवि को पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने हामी भर दी। सवारी कोई और नहीं, देवेंद्र शर्मा था। आगरा की ओर जाते समय एक सुनसान सड़क पर उसने रवि को चाय पीने के बहाने रुकने को कहा। जैसे ही रवि गाड़ी से उतरा, देवेंद्र के 2 साथियों ने उस पर हमला कर दिया। रवि की चीखें रात के सन्नाटे में गूंज उठीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसका शव हजारा नहर में फेंक दिया गया और उसकी गाड़ी कबाड़ के बाजार में बिक गई। यह देवेंद्र का पहला शिकार था, लेकिन आखिरी नहीं। देवेंद्र की क्रूरता का कोई अंत नहीं था। उसने कबूल किया कि उसने 50 से ज्यादा हत्याएं की, लेकिन पुलिस को शक था कि यह संख्या 100 से भी ज्यादा हो सकती थी। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट अनुजा कपूर के अनुसार देवेंद्र में साइकोपैथिक लक्षण साफ दिखते थे। भावनाओं की कमी, पश्चाताप का अभाव और एक ठंडी, योजनाबद्ध क्रूरता। वो अपने शिकार को मारने के बाद कोई गिल्ट महसूस नहीं करता था, बल्कि उसे अपने इस खेल में मजा आता था। उसका तरीका इतना सुनियोजित था कि पुलिस को शवों के कोई निशान नहीं मिलते थे। हजारा नहर के मगरमच्छ उसके सबसे बड़े सहयोगी थे। वो शवों को नहर में फेंक देता और मगरमच्छ बाकी का काम कर देते। लेकिन क्या वह सिर्फ एक क्रिमिनल था या उसका दिमाग एक साइकोपैथ की तरह काम करता था? यह सवाल पुलिस और मनोवैज्ञानिकों को सालों तक परेशान करता रहा। 2004 में दिल्ली पुलिस को एक गुमनाम टिप मिली। एक कबाड़ी ने बताया कि उसे कुछ गाड़ियां संदिग्ध परिस्थितियों में बेची गई थी। पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही देवेंद्र के गिरोह तक पहुंच गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसने 21 हत्याओं का कबूलनामा दिया, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे केवल 7 हत्याओं के लिए उम्र कैद और एक मामले में फांसी की सजा मिली। देवेंद्र को जेल भेज दिया गया, लेकिन उसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2020 में अच्छे व्यवहार के लिए उसे पैरोल पर रिहा किया गया, लेकिन पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद वो गायब हो गया। उसने एक नई पहचान बना ली थी, एक साधु की। राजस्थान के दौसा जिले के रामेश्वर धाम आश्रम में वो पुजारी के वेश में भक्तों को आशीर्वाद दे रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जब देवेंद्र के ठिकाने का पता चला, तो उन्होंने 6 महीने तक उसकी निगरानी की। डीसीपी आदित्य गौतम के नेतृत्व में एक टीम ने आश्रम में घुसपैठ की। वहां का माहौल रहस्यमय था। भक्तों की भीड़, धूप बत्ती की खुशबू और मंत्रों की गूंज के बीच
कोई नहीं जानता था कि उनका पुजारी एक सीरियल किलर था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। एक दिन जब वो आश्रम में पूजा कर रहा था, पुलिस ने उसे दबोच लिया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी देवेंद्र के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने ठंडे लहजे में कहा, मैंने 50 के बाद गिनती छोड़ दी थी। देवेंद्र की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को एक और रहस्य का पता चला। आश्रम में एक तहखाना था जहां कुछ पुराने दस्तावेज और एक डायरी मिली। डायरी में देवेंद्र ने अपने हर शिकार का जिक्र किया था, उनके नाम, तारीखें और हत्या का तरीका। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि डायरी में एक रहस्यमयी गुरु का जिक्र था जिसके इशारे पर वो काम करता था। ये गुरु कौन था? क्या वो कोई और अपराधी था या देवेंद्र का दिमागी फितूर? पुलिस ने इसकी जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। क्या ये सब देवेंद्र का बनाया हुआ जाल था ताकि वो अपने अपराधों को किसी और पर डाल सके, या वाकई कोई मास्टरमाइंड था जो पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा था? देवेंद्र को फिर से जेल भेज दिया गया, लेकिन सवाल वही रहा, क्या वह सिर्फ एक क्रिमिनल था या एक साइकोपैथ? उसकी ठंडी, भावनाहीन आंखें और बिना पश्चाताप के कबूलनामे ने मनोवैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। कुछ का मानना था कि वह एक साइकोपैथ था जिसे दूसरों की पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरों का कहना था कि वह एक चतुर अपराधी था जिसने अपने अपराधों को छिपाने के लिए मगरमच्छों का सहारा लिया। लेकिन एक सवाल आज भी अनसुलझा है, हजारा नहर में कितने शव गायब हुए, और क्या वो गुरु वाकई में था या सिर्फ देवेंद्र के दिमाग की उपज?